हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सब्जेक्ट है हमारा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और लैपलास ट्रांसफॉर्म में आज हमारा टॉपिक जो है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। तो वही एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म को एक्सटेंड करते हुए ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा लैपलास ट्रांसफॉर्म पर। इसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और जहाँ भी आपको डाउट्स होंगे वो डाउट्स आपको सेंड करने। तो आज जैसे अगर हम लैपलास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन की बात करें तो LTI सिस्टम्स में इनके एप्लीकेशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स आप पहले भी देख चुके हैं। अगर हम उन पर ही कुछ न्यूमेरिकल्स और ले लें, सपोज अगर हमने एक न्यूमेरिकल लिया, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हमारे पास सिस्टम है जो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन से डिस्क्राइब्ड है। सपोज वो इक्वेशन है dy ऑफ t अपॉन dt प्लस 4y ऑफ t प्लस 10 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t y ऑफ टाउ d टाउ इज इक्वल्स टू सपोज 5x ऑफ t, where y of t is the output of the system and x of t is the input to the system. तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड रिस्पॉन्स y ऑफ t फॉर इनपुट x ऑफ t इज इक्वल्स टू ut if initial conditions are given as y of 0 minus, let it is 1, and integration from minus infinity to 0 y of tau d tau let it is equals to 2। ऐसा आपके पास एक क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई LTI सिस्टम है, वो एक इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन से डिस्क्राइब्ड है, उसमें इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप, और आपको x ऑफ t इज इक्वल्स टू ut मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन इनपुट के लिए रिस्पॉन्स yt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस टाइप के इक्वेशंस में हमने देखा था जब भी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आए, इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन आए, सबसे पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको लेना है इक्वेशन के दोनों साइड में। अब यहाँ पर जब इनिशियल कंडीशंस गिवन है, मतलब आप लैपलास ट्रांसफॉर्म कौन सा यूज कर रहे हैं, यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म आप यूज करेंगे, जहां पर आप जानते हैं कि अगर हमारे पास x ऑफ t किसी सिग्नल के लिए अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म x ऑफ s है तो d बाई डी टी ऑफ एक्स टी का यूनिलैटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या लिखते हैं आप, s टाइम्स x ऑफ s माइनस ऑफ x ऑफ 0 माइनस, या उसी को 0 प्लस आप लिखते हैं क्योंकि 0 के बाद आप कंसीडर करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी तो आपको 0 माइनस के फॉर्म में गिवन होगी। ये चीज़ यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 y ऑफ टाउ डी टाउ नाम से भी हो सकता था, या फिर इंटीग्रेशन y ऑफ t dt एट t इज इक्वल्स टू 0 नाम से भी आपको गिवन हो सकती थी ये इनिशियल कंडीशन। ऐसे ही जब आप इंटीग्रेशन के लिए लैपलास लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू t x ऑफ टाउ डी टाउ, तो इसके लिए हमने देखा था क्या लेते हैं वैल्यू, x ऑफ s अपॉन s प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 x ऑफ टाउ डी टाउ अपॉन s। इस टाइप के आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म लिए हैं। तो अब अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन है, अगर इस पूरे इक्वेशन में हम लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लें तो टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म इन द गिवन इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर y ऑफ t के लैपलास ट्रांसफॉर्म को आप y ऑफ s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो dy t बाई dt का लैपलास क्या लिखेंगे हम, s टाइम्स y ऑफ s माइनस y ऑफ 0 माइनस। ठीक है, ये s y s dy बाई dt का लैपलास और इनिशियल कंडीशन माइनस ऑफ y 0 माइनस, इतने टर्म का लैपलास आपने लिख लिया। नेक्स्ट 4y ऑफ t, इसके लिए लैपलास की वैल्यू 4 टाइम्स y ऑफ s प्लस 10। अब हमें इंटीग्रेशन का लैपलास लेना है, y ऑफ टाउ डी टाउ के इंटीग्रेशन का लैपलास क्या होगी वैल्यू, y ऑफ s अपॉन s प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 y ऑफ टाउ डी टाउ अपॉन s इट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स एक्स टी का लैपलास, सपोज हमने लिख लिया x ऑफ s। अब ये x ऑफ t गिवन है आपको ut, तो x ऑफ s की वैल्यू क्या होगी, ut का लैपलास दैट इज 1 अपॉन s। तो अब अगर हम इस इक्वेशन में y ऑफ s वाले सारे टर्म्स को एक साथ अरेंज कर लें तो y ऑफ s अगर आपने कॉमन कर लिया तो आपके पास वैल्यूज देखिए क्या क्या हैं,
यहाँ से s है वैल्यू +4 प्लस 10 अपॉन s, ये इतनी वैल्यू आपके पास y ऑफ s के कोफिशिएंट्स हैं। बाकी सारी वैल्यूज़ को अगर आप दूसरी तरफ पुट कर दें तो 5 टाइम्स x ऑफ s की जगह पर आप यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास 1 अपॉन s लिख सकते हैं, दैट इज 5 अपॉन s। ये माइनस ऑफ y ऑफ 0 इस तरफ आया, इसको हमने प्लस y0 माइनस, एक और टर्म है हमारे पास 10 टाइम्स ये वैल्यू, ये -10 इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू 0 y ऑफ टाउ डी टाउ अपॉन s। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू भी हमें गिवन है और ये वैल्यू भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, y ऑफ टाउ डी टाउ इज इक्वल्स टू 2। तो ये इनिशियल कंडीशंस अब अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज y ऑफ s इंटू, अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, s² + 4s + 10 अपॉन s। तो इसको हमने लिख लिया s² + 4s + 10 अपॉन s इज इक्वल्स टू, इस तरफ देखिए 5 अपॉन s और प्लस y0 माइनस, y0 माइनस की वैल्यू क्या होगी, y0 माइनस आपको गिवन है 1, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह लिखी वैल्यू 1 और माइनस 10 टाइम्स y ऑफ टाउ डी टाउ इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है 2, तो 10 टाइम्स 2 अपॉन s। मतलब अगर आप ओवरऑल वैल्यू देखें y ऑफ s² + 4s + 10 अपॉन s इज इक्वल्स टू 1 और ये 5/s माइनस 20/s दैट इज -15 अपॉन s, या इसको आप और लिख सकते थे s - 15 अपॉन s। दोनों साइड से ये s डिनोमिनेटर ये कैंसल्ड, तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है y ऑफ s, इट में बी रिटन एज s - 15 अपॉन s² + 4s + 10। अब आपको इसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स लेना हमने देखा था, अगर हमारा ये डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो आपको डिनोमिनेटर किस फॉर्म में सेट करना है, हमने देखा था उस केस में हम डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में सेट करते हैं, s + a होल स्क्वायर प्लस ω02। इस टर्म का डिनोमिनेटर अगर होगा तो हम इसका इन्वर्स e⁻ -at cos ω0t या फिर e⁻ -at sin ω0t के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अगर हम इस फैक्टर को उसी फॉर्म में अरेंज करें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, s - 15 अपॉन s² + 4s है, मतलब a² + 2ab है, प्लस b² में आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए। मतलब इसको हम अगर चाहें तो s² + 4s + 4 और +6 लिख सकते हैं। इस 10 को हमने अगर ऐसे लिख लिया तो y ऑफ s की वैल्यू फाइनली हमारे पास s - 15 अपॉन, इतने पार्ट को आप s + 2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं और जो रिमेनिंग 6 है उस 6 को हम √6 का स्क्वायर कह सकते हैं। अब जो हमारे पास दो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म्स हैं उनके लिए या तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में s + a होना चाहिए, तो आप e⁻ -at cos ut का टर्म बनेगा ω0t का, या फिर यहाँ पर ω0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको s का टर्म दिख रहा है, मतलब एक फैक्टर हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ अगर s + 2 है तो ऊपर भी हमें क्या चाहिए, s + 2 चाहिए। तो इसको हमने इस फॉर्म में अगर लिख लिया, लेट इट इज s + 2 अपॉन s + 2 होल स्क्वायर प्लस √6²। अब अगर हमने ऐसा लिख लिया, हमारे पास -15 था और यहाँ हम +2 ले चुके हैं, मतलब हमें और क्या लिखना पड़ेगा इसके साथ, अगर हम यहाँ पर -17 अपॉन चाहें तो ये पूरी चीज़ लिख सकते हैं s + 2 होल स्क्वायर प्लस √6 होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास s - 15 आ जाएगी। ठीक है, इतने टर्म का तो इन्वर्स हमारे पास अब आ गया, ये पूरे फॉर्म में सेट हो चुका है e⁻ -at cos ω0t ut, जहाँ पर a की वैल्यू 2 और ω0 की वैल्यू √6। लेकिन यहाँ जो है हमारा टर्म, अगर s का टर्म नहीं है तो यहाँ ω0 की वैल्यू होनी चाहिए थी। अगर यहाँ √6 है तो यहाँ भी हमें √6 चाहिए। अगर वहाँ नहीं है तो हम क्या करें, इसको अगर हमने √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया तो अब आप इसका इन्वर्स लिख सकते हैं। तो देयरफॉर
y of t can be written as taking inverse Laplace both sides, y of t is equals to, इसके लिए inverse Laplace e to the power minus at cos omega naught t ut माइनस ये 17 अपॉन रूट 6, ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ रूट 6 अपॉन ये इतनी चीज़, इसके लिए इनवर्स लैप्लास आप लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 2t साइन रूट 6t u ऑफ t। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास गिवन थी। तो उसके लिए हमारे पास ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब जैसे अगर हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं, जैसे अगर हम टोटल रिस्पॉन्स की बात करते हैं, कभी अगर आपने टोटल रिस्पॉन्स वर्ड यूज़ किया, तो जैसे आप कंट्रोल सिस्टम अगर पढ़ते हैं तो कंट्रोल सिस्टम में टोटल रिस्पॉन्स अगर आपने CT से लिखा तो आपने देखा होगा क्या लिखते हैं हम, ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। मतलब रिस्पॉन्स हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कौन कौन सा, ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में। जैसे अगर आप मान लीजिए कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अगर वो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में सपोज आपके पास, आपने देखा होगा y ऑफ t के लिए सॉल्यूशन किस फॉर्म में आता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस एक, ये हमारे पास एक CF और एक PI, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आता है। मतलब यहाँ भी रिस्पॉन्स जो है वो क्या होता है, दो पार्ट से मिला हुआ होता है। ऐसे ही अगर आप टोटल रिस्पॉन्स की बात करते हैं सिस्टम के लिए, तो ये जो रिस्पॉन्स है ये दो टाइप के रिस्पॉन्सेज का कॉम्बिनेशन, इसको आप समझ सकते हैं। एक रिस्पॉन्स, इसको हम कहते हैं जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, और दूसरा रिस्पॉन्स जिसको हमने नाम दिया जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। देखिए, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स कहने का मतलब, अगर हमने सिस्टम को एक्साइट नहीं किया बाय एनी इनपुट, अभी हमने किसी सिस्टम को हमने इनपुट देकर एक्साइटेशन उसमें अप्लाई नहीं किया है, उसमें अगर कोई इनिशियल कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी वजह से अगर कोई सिस्टम का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वैसे रिस्पॉन्स को आप नाम देते हैं जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विदाउट हैविंग एनी इनपुट विच अकर्स ओनली ड्यू टू द इनिशियल कंडीशंस। मतलब यहाँ पर जो हमारे इनपुट की वैल्यू है, वो इनपुट क्या है, हमारा जीरो है। जो रिस्पॉन्स है वो सिर्फ किसकी वजह से है, ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस ओनली। ये जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ इनिशियल कंडीशंस की वजह से होगा। तो अगर सिर्फ इनिशियल कंडीशंस की वजह से रिस्पॉन्स है, तो क्या वो इनफाइनाइट टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता। मतलब जो इनिशियल कंडीशन की वजह से रिस्पॉन्स आएगा, वो एक्चुअली आपको कौन सा रिस्पॉन्स देगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देगा। मतलब ये इसका जो बिहेवियर होगा, ये जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, जो किसकी वजह से मिल रहा है, ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस ओनली, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ये हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए ये हमारा होगा। अब इसके बाद जैसे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, इसको आप नाम क्या देते हैं, अगर आपने इनपुट अप्लाई नहीं किया है, बिना इनपुट के सिर्फ इनिशियल कंडीशंस की वजह से जो आउटपुट आता है, तो इसको आप ये नेचुरल रिस्पॉन्स भी नाम देते हैं। इसको आप नेचुरल रिस्पॉन्स ये भी नाम देते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, ठीक है। और अगर आप इस टर्म की बात करते हैं, जैसे यहां तो देख लिया आपने, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो क्या है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है। ऐसे ही अगर आप CF और PI में से देखें, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है वो इसका रिजल्ट है। यहां से आपको जो रिस्पॉन्स के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है, वो किसकी वजह से मिलता है, ड्यू टू जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ऐसे ही अगर आप जीरो स्टेट रिस्पॉन्स को अगर एनालाइज करें, तो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स का क्या मतलब हुआ, व्हेन all initial conditions are zero, that is the response is entirely due to applied input। अब ये जो हमारा रिस्पॉन्स है, ये किसकी वजह से है, जो हमने इनपुट अप्लाई किया है उसकी वजह से जो हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स है, उसको हमने नाम दिया जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। तो अगर सिर्फ एक्साइटेशन की वजह से रिस्पॉन्स है, हमने सिस्टम को फोर्स किया है किसी सिस्टम में इनपुट अप्लाई करके, एक्साइट करके, तो इसीलिए आप रिस्पॉन्स को और क्या नाम देते हैं, इसको हम फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी कहते हैं।
ठीक है। और अगर आपने इनपुट अप्लाई किया है तो अब जो स्टेडी स्टेट वैल्यू आएगी आउटपुट की, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होगा? जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, जो किसकी वजह से है? इनपुट की वजह से। मतलब यहां पर जो रिस्पॉन्स का स्टेडी स्टेट पार्ट होगा, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, वो किसकी वजह से होगा? ड्यू टू अप्लाइड इनपुट, या फिर उसको हम कह सकते हैं जीरो स्टेट रिस्पॉन्स जो होगा वो हमें क्या देगा? स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स फाइनली हमें देगा, ठीक है। और अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की अगर बात करें तो उसके सॉल्यूशन में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो पोर्शन होता है वो आपको कहाँ से मिलता है? जीरो स्टेट रिस्पॉन्स से मिलता है। एक चीज़ और, जैसे आप जीरो स्टेट रिस्पॉन्स मतलब अगर आप इनपुट की वजह से रिस्पॉन्स निकालना चाहते हैं तो वहीं पर आप ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट under the condition that all initial conditions are zero, that is system is initially at relaxed condition। तो इसलिए जब आप जीरो स्टेट रिस्पॉन्स की बात करते हैं उसी केस में ट्रांसफर फंक्शन वर्ड आएगा, और वहीं ट्रांसफर फंक्शन को ही अगर आप इनपुट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आउटपुट की वैल्यू मिल जाएगी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों रिस्पॉन्सेज को देखकर अगर हम कुछ क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करें और हम देखें कि कौन सा हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स दे रहा है, कौन सा हमें स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसके लिए सपोज अगर हम एक क्वेश्चन ले लें, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d2y ऑफ t अपॉन dt स्क्वायर प्लस सपोज 4 dy ऑफ t अपॉन dt, या इसको 5 कर लेते हैं, 4y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t। ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है सिस्टम इज initially relaxed and then excited by an input x of t is equals to 10 ut. Find response y of t। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर लिख दिया गया है कि सिस्टम इज इनिशियली रिलैक्स्ड, मतलब यहां पर आपको जैसे ही ये वर्ड आपने देखा इनिशियली रिलैक्स्ड, इसका मतलब सबसे पहले आप क्या समझ गए कि ऑल इनिशियल कंडीशंस, जो इनिशियल कंडीशंस हैं सिस्टम की, दीज इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। तो अगर इनिशियल कंडीशन जीरो है तो यहाँ जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स किसकी वजह से होगा? ड्यू टू अप्लाइड इनपुट ओनली। मतलब अगर आप यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं वो किसकी वजह से? इनपुट की वजह से। तो उसको हम कौन सा रिस्पॉन्स कहेंगे? हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? हम फोर्स्ड रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने वाले हैं, जो किसकी वजह से है? ड्यू टू इनपुट एक्स टी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 10 ut। ठीक है, अब अगर कोई इनिशियल कंडीशंस अगर कोई इनिशियल कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही तो अब जब आप इस इक्वेशन में लैप्लास लेंगे तो आपके पास कोई भी इनिशियल कंडीशन का टर्म नहीं आएगा। मतलब अगर आप डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी डी वाई ऑफ टी अपॉन डी टी का लैप्लास लेंगे तो सिर्फ s इंटू वाई ऑफ एस आपको लिखना है, क्योंकि y ऑफ जीरो माइनस ये जो टर्म होता है इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियली हमारा सिस्टम रिलैक्स्ड है, मतलब ये चीज़ें हमारी जीरो हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन में लैप्लास ले लें तो क्या होगी वैल्यू? डायरेक्टली अगर हम इसमें लैप्लास ले लें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, s का 2 पावर मल्टीप्लाई कर लीजिए, s स्क्वायर टाइम्स y ऑफ s प्लस 5 इंटू s इंटू वाई ऑफ s प्लस 4 इंटू वाई ऑफ s इज इक्वल्स टू x ऑफ t की वैल्यू गिवन है 10 ut, और 10 ut का लैप्लास क्या हो जाएगा? 10 अपॉन s। तो अगर आप इसको y ऑफ s कॉमन कर लें तो यहाँ से आपको दिख रही है वैल्यू s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन s। देयरफॉर y ऑफ s इज इक्वल्स टू 10 अपॉन s इंटू, अगर आप इसको लिखना चाहें s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 को, तो इसको हम s प्लस 4 इंटू s प्लस 1 इस फॉर्म में फैक्टोर्ड कर सकते हैं। अगर ये इस टाइप का आ गया, अब सपोज इसको हमने अगर पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लिया, तो अगर ब्रेक आप करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी?
अगर हम इसका कोफिशिएंट सपोज हमने ले लिया a अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस 1 एंड प्लस सी अपॉन एस प्लस 4, तो ये वैल्यूज देख लीजिए क्या है, y ऑफ s इज इक्वल्स टू 0 का कोफिशिएंट क्या आएगा 10 अपॉन 4 इंटू 1 दैट इज 10/4 अपॉन s इज इक्वल्स टू 1 के लिए देख लीजिए -1 अगर आप पुट करेंगे तो 10 अपॉन -1 इंटू 3 दैट इज -10 अपॉन 3 -10 अपॉन 3 अपॉन s प्लस 1, और अगर हम s इज इक्वल्स टू -4 पुट कर दें तो 10 अपॉन -4 इंटू -3 दैट इज 10 अपॉन 12 अपॉन s प्लस 4, ठीक है, ये साइन प्लस। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ अगर मिस्टेक हो तो, क्योंकि मैं रैंडमली क्वेश्चन ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन याद करके इसको लिख रहे हैं हम, तो इसलिए अगर कहीं कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप उसको कंसीडर कर लेना। तो ये हमारे पास y ऑफ s अगर आ गया, अब अगर हम इसका इन्वर्स लैप्लास ले लें y ऑफ t तो क्या वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन s के लिए ut, यहाँ से भी ut का टर्म आएगा, यहाँ से भी ut का टर्म आएगा, तो ut के सारे टर्म्स को अगर हम बाहर लिख लें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 अपॉन 4 माइनस e टू द पावर माइनस t प्लस माइनस 10 अपॉन 3 e टू द पावर माइनस t एंड प्लस 10 अपॉन 12 e टू द पावर माइनस 4t बाहर ut। तो अब अगर आप देखें यहाँ से कि कौन सा टर्म टाइम के साथ वैनिश हो जाएगा और कौन सा टर्म टाइम के साथ सस्टेन करेगा एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि आप जानते हैं स्टेडी स्टेट की जब हम बात करते हैं मतलब एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी आप बात करते हैं। तो अगर आप t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, मतलब ये जो दोनों टाइम डिपेंडेंट टर्म्स हैं ये कौन सा रिस्पॉन्स हमें दे रही है, ये कौन सा पार्ट है, ये ट्रांजिएंट पार्ट है, और एक्चुअल जो स्टेडी स्टेट में आपको वैल्यू मिलेगी एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी वो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये आपको स्टेडी स्टेट। तो इनपुट अगर अप्लाइड है तो वहां से स्टेडी स्टेट की वैल्यू इसलिए आपको 10 के टर्म्स में ये वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अभी हमने इनिशियल कंडीशन 0 कर रखी थी, अब हम इनिशियल कंडीशंस लेंगे और फिर वहां से हम देखेंगे कि हमें 0 स्टेट और 0 इनपुट रिस्पॉन्स अलग अलग हम कैसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक क्वेश्चन देख लें, फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम represented by differential equation d2yt upon dt square plus 7 dyt upon dt plus 10 y of t is equals to let 3 x of t, ठीक है, where x of t is ut and initial conditions are given as, suppose हमारे पास initial conditions given हैं y of 0 minus is equals to 1 and y dash of 0 minus is equals to 2। अब इस सिस्टम के लिए अगर हमें रिस्पॉन्स देखना है, ठीक है, तो अब अगर हम इस सिस्टम में देखें तो यहाँ जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें हमने इनपुट भी अप्लाई किया है और उस सिस्टम में कुछ इनिशियल कंडीशंस भी एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब जो यहाँ रिस्पॉन्स आपको मिलेगा उस रिस्पॉन्स में दोनों ही पार्ट्स होंगे, फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी होगा और नेचुरल रिस्पॉन्स भी होगा। तो अगर आप यहाँ पर फिर से इस पूरे इक्वेशन में अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते तो आपको क्या इक्वेशन मिलती, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लैप्लास अगर आप लेंगे तो एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस वाई 0 माइनस y डैश ऑफ 0 माइनस, ये इतना हमने किसका लैप्लास लिखा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ t, इसका लैप्लास हमने ये वैल्यू लिखी, प्लस 7 टाइम्स dy बाई dt का लैप्लास एस वाई ऑफ एस माइनस ऑफ y ऑफ 0 माइनस, प्लस 10 टाइम्स y ऑफ t का लैप्लास y ऑफ s इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x ऑफ s, जहाँ पर x ऑफ s की वैल्यू आपको xt गिवन है ut, तो हम 3xt का लैप्लास लिख सकते हैं 3 अपॉन s, ठीक है। वैल्यूज देख लीजिए, अगर हम y ऑफ s वाले टर्म्स को एक साथ अरेंज कर लें
तो y ऑफ s अगर आपने कॉमन कर लिया देन एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 ये आपके y ऑफ s के कोफिशिएंट्स हैं, माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस y डैश ऑफ ज़ीरो माइनस एंड माइनस 7 टाइम्स y ऑफ ज़ीरो माइनस इज इक्वल्स टू 3 अपॉन s। सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए तो हम लिख सकते हैं y ऑफ s इंटू एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 इज इक्वल्स टू ये 3 अपॉन s। देखिए आप इसको अभी सपोज अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि कौन सा फोर्स्ड रिस्पॉन्स है और कौन सा नेचुरल रिस्पॉन्स है, तो अभी हम इसको अगर सिर्फ 3x ऑफ s लिखें, ठीक है, वही x ऑफ s की वैल्यू ही क्या थी, 1 अपॉन s थी, ठीक है। अगर हम ये शो करने के लिए कि हमारा कौन सा पार्ट हमें फोर्स्ड रिस्पॉन्स दे रहा है और कौन सा पार्ट नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा है, अभी हमने x ऑफ s की वैल्यू 1 अपॉन s पुट नहीं की, अगर हम सिर्फ उसको x ऑफ s लिख कर रखें, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या टर्म्स हैं, एक हमारा टर्म है 3x ऑफ s, ये सारे टर्म्स को इस तरह पुट कीजिए, y ऑफ ज़ीरो माइनस की वैल्यू कितनी गिवन है 1, ये वैल्यू गिवन है y डैश ऑफ ज़ीरो माइनस इज 2 और ये वैल्यू भी गिवन है 1। तो s ये इस तरफ आएगा तो प्लस s प्लस 2 और प्लस 7, ठीक है। ये चलिए ये सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ आकर ये हमारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो गई हैं, तो प्लस s प्लस 2 एंड प्लस 7। अब अगर हम ओवरऑल वैल्यू देखें तो हम लिख सकते हैं y ऑफ s टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स ऑफ s एंड प्लस s प्लस 9। अब आप अगर यहाँ से देखें तो अगर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है या ओवरऑल अगर आप y ऑफ s की वैल्यू देख लें तो y ऑफ s इज इक्वल्स टू 3x ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 7s एंड प्लस s प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10। अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है 3x ऑफ s अपॉन दिस, यहाँ पर x ऑफ s हमारा क्या है, इनपुट है, इसलिए ये जो पोर्शन आपको रिस्पॉन्स का दे रहा है, टोटल रिस्पॉन्स दो पार्ट्स के रिस्पॉन्स से मिलकर के बना हुआ है। तो ये जो हमारा रिस्पॉन्स है ये कौन सा रिस्पॉन्स है हमारा, इट इज फोर्स्ड रिस्पॉन्स बिकॉज इट इज कमिंग ड्यू टू द अप्लाइड इनपुट। इनपुट की वजह से हमारा ये रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये जो रिस्पॉन्स है हमारा, ये जो न्यूमरेटर है s प्लस 9, ये किसकी वजह से आई है न्यूमरेटर की वैल्यू, ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस। इसलिए ये जो रिस्पॉन्स है हमारा, ये कौन सा रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब अगर आप x ऑफ s की वैल्यू पुट कर दें तो 3x ऑफ s इज 1 अपॉन s और s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 को आप s प्लस 2 s प्लस 5 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही s प्लस 9 अपॉन s प्लस 2 s प्लस 5 ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप के फॉर्म में आ जाएगा, a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 2 प्लस c अपॉन s प्लस 5, और यहाँ से भी फिर आपकी वैल्यू आएगी d अपॉन s प्लस 2 e अपॉन s प्लस 5। मतलब ओवरऑल आपके पास एक a अपॉन s और b प्लस d अपॉन s प्लस 2 और c प्लस e अपॉन s प्लस 5 इस टाइप के फॉर्म की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के कोफिशिएंट्स आप देख लेंगे कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ये y ऑफ s की वैल्यू है, जब आप इसमें से इन्वर्स लेंगे इसका तो फाइनली आपको y ऑफ t किस फॉर्म में मिलेगा, a प्लस b प्लस d इंटू ई टू द पावर माइनस 2t प्लस c प्लस e इंटू ई टू द पावर माइनस 5t u ऑफ t। इस फॉर्म का आपको फाइनल रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जहाँ पर ये जो a टर्म है ये कौन सी वैल्यू है, इट इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, और ये किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू अप्लाइड इनपुट, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ये है आपका, और ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है जो टाइम डिपेंडेंट आपको दिख रहा है, जिसकी वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगी, ये पूरे टर्म्स कौन से हैं, ट्रांजिएंट टर्म्स हैं। ये हमारा
ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स है और ये हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है। तो इस टाइप के एप्लीकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में या फिर LTI सिस्टम्स में हम लैप्लास को कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये हमने 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर्स रखने की कोशिश की, कुछ छोटे लेक्चर्स, जिससे आपके अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो सके। अब इसके बाद आपने जहाँ से भी प्रैक्टिस की है, जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट में रह गए हैं, अभी हमने अनाउंस किया है कि 10 अक्टूबर तक आप अपने ईमेल भेज सकते हैं गेट अकेडमी प्लस की ईमेल आईडी पर, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जहाँ से भी आपको लग रहा है कि नहीं बन रहे, लेकिन एक बार आप ज़रूर जो भी लैप्लास में हमने डिस्कस किया है इनको आप अगर एक बार देख लें तो शायद आपसे वो न्यूमेरिकल आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर नहीं बने तो बिल्कुल आप सेंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं अगर हमारे पास अभी टाइम है। सपोज कभी भी अगर आपको इस फॉर्म का लैप्लास गिवन हो कि x ऑफ s इज इक्वल्स टू, कभी भी अगर आपको लॉग वैल्यूज अगर दिख रही हैं, सपोज s+4 अपॉन s+5, इस टाइप का अगर है आपके पास, और आपसे अगर गिवन है फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म x ऑफ t, ठीक है। तो जब भी लॉग वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रांसफॉर्म में, चाहे लैप्लास में आए या फिर आगे आप z ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे उनमें, तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी याद करनी है कि अगर हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर x ऑफ t के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म x ऑफ s है, तो t x ऑफ t के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, -1 इंटू dx ऑफ s अपॉन ds, ठीक है। अब इससे क्या सिग्निफिकेंस है इसका, इसको करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर हमारे पास लॉग की वैल्यूज़ हैं तो हम जानते हैं अगर हम लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x के फॉर्म का टर्म आ जाएगा और फिर वहाँ से हम उसका इन्वर्स लैप्लास इजीली ले सकते हैं। तो जब भी आपके पास लॉग के टर्म्स में x ऑफ s गिवन है तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर हमारे पास ये x ऑफ s गिवन था, इस x ऑफ s को देखिए आप और क्या लिख सकते थे, log ऑफ a अपॉन b, इसको आप log a माइनस log b लिख सकते हैं, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ s+4 माइनस ऑफ log ऑफ s+5। ये log बेस 10 में है, ठीक है, नेचुरल log में भी हो सकता था। तो अब यहाँ पर अगर हम dx ऑफ s अपॉन ds की अगर हम बात करें, अगर हम इसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें तो क्या वैल्यू होगी इसके डिफरेंशिएशन की, 1 अपॉन s+4, और फिर s+4 के s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ऐसे ही यहाँ करेंगे तो 1 अपॉन s+5 और फिर से s+5 का s के रिस्पेक्ट में 1, मतलब dx ऑफ s अपॉन ds इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ से देखिए, अगर हम माइनस ऑफ dx ऑफ s अपॉन ds ले लें और उसका इन्वर्स निकाल लें तो हमें कौन सा सिग्नल मिल जाएगा, t इंटू xt मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा काम ये है कि हम माइनस ऑफ dxs अपॉन ds फाइंड करें। तो अभी हमने dx ऑफ s अपॉन ds फाइंड किया, तो देयरफॉर अगर हम माइनस ऑफ dxs अपॉन ds की वैल्यू फाइंड करें तो जो टर्म नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव टर्म है वो हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसका इन्वर्स लैप्लास ले लें तो अभी हमने देखा कि इसका इन्वर्स लैप्लास क्या रिप्रेजेंट करेगा, t इंटू xt को रिप्रेजेंट करेगा और हमारा काम क्या फाइंड करना है, x ऑफ t फाइंड करना है। तो इसके इन्वर्स लैप्लास को अगर हमने लिखा अब यहाँ पर टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, तो इतने टर्म का इन्वर्स लैप्लास हम लिख सकते हैं t टाइम्स x ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s+5 का इन्वर्स लैप्लास e टू द पावर माइनस 5t ut माइनस e टू द पावर माइनस 4t ut। ये सिग्नल हमारा कौन सा सिग्नल है, t इंटू xt है। तो देयरफॉर जो सिग्नल हमें चाहिए x ऑफ t उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये t इधर डिवीजन में आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 5t ut माइनस e टू द पावर माइनस 4t u ऑफ t। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो कभी भी अगर लॉग वाले क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो उसमें आपको पहला काम यही प्रॉपर्टी यूज़ करना है, उसके बाद आप उस लॉग वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइंड है, यहाँ पर हमारे पास डिफाइंड नहीं था तो हमने इन्वर्स कैसा लिया, कॉजल इन्वर्स लिया। अगर डिफाइंड होता तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसका इन्वर्स लैप्लास लेते। तो अब हम ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का अपना टॉपिक आज यहाँ कंक्लूड करके एंड कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो Z ट्रांसफॉर्म पे होगा। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं Z ट्रांसफॉर्म DT DFT,
तो देखिए हम सीक्वेंस में ही चल सकते हैं, हम स्किप करके नहीं चल सकते। सारे लेक्चर्स कवर किए जाएंगे, जो भी टॉपिक्स हैं, इंक्लूडिंग डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का भी जो पोर्शन है, एफएफटी तक का भी जो पोर्शन है, वो सारी चीज़ें कवर होंगी, लेकिन स्टेप वाइज कवर होंगी। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा आप इसमें हम साथ दीजिए, और जो भी जहाँ डाउट्स हैं उन डाउट्स पर आप कमेंट कीजिए। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो उसके लिए बिल्कुल कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।